हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस आप लोगों के लिए आज लेके आया है नेक्स्ट लेक्चर जो कंटिन्यूएशन में है। आपका प्रीवियस लेक्चर जो हम लोग कर रहे थे लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट जो हमारा 1947 में था, इसमें एक प्रोविज़न था कि जो 100 एम्प्लॉयज़, मान लीजिए कोई फर्म है या कोई माइंस है या कोई फैक्ट्री है जिसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, उसको पहले अगर उसको बंद करना है, मान लीजिए फर्म नीड्स टू बी क्लोज्ड, तो उसको गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी था। किस केस में? ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के केस में। ठीक है। और ये क्या करता है? इट क्रिएट्स अ एग्जिट बैरियर। किसी भी फर्म के लिए ये एग्जिट बैरियर बन जाता है और इट फर्दर हिंडर्स द एबिलिटी टू एडजस्ट लेबर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन डिमांड। देखिए, प्रोडक्शन डिमांड, इफ इन केस सडन स्पाइक होता है प्रोडक्शन या डिमांड में, प्रोडक्ट की डिमांड में, तो हमें लेबर वापस इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि लैंड, कैपिटल, लेबर, ये जो है हमारे फंक्शंस हैं प्रोडक्शन के। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन में यूज़ होते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्शन फॉर द टाइमिंग, मान लीजिए 2 महीने के लिए हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये जो है रिस्ट्रिक्ट करता है, बेसिकली फर्म की एबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है आपके प्रोडक्शन को एडजस्ट करने में। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 था। अब इसमें फर्दर कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में 1947 जो था, इसमें रिट्रेंचमेंट की एक डेफिनेशन दी गई है। तो वो क्या है, हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। द टर्मिनेशन बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन फॉर एनी रीजन अदरवाइज whatsoever otherwise than the punishment। देखिए, एक तो पनिशमेंट ना होके, ठीक है, वो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, इन्फ्लिक्टेड बाय वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन बट डज नॉट इंक्लूड्स। अब क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड नहीं करती? एक तो वो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, दूसरा वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी वर्कमैन की, ठीक है, वीआरएस नहीं होना चाहिए। थर्ड, उनका कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्जॉस्ट हो गया, मान लीजिए, ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट जो किसी वर्कमैन का जो है एक एज थी, आपकी उसकी कॉन्ट्रैक्ट की एज ख़त्म हो गई है, ठीक है। और दूसरा, सॉरी, थर्ड जो है आपका, उस केस में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यूअल नहीं हुआ है। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विस ऑफ द वर्कमैन एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। ठीक है, तो ये भी जो है रिट्रेंचमेंट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट जो आता है, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ वर्कमैन, किस कारण से? कंडीशन ऑफ इल हेल्थ। तो दिस विल ऑल्सो नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रिट्रेंचमेंट। ठीक है दोस्तों, एक तो पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, और ये कोई भी कारण, जो हमने 4 रीजंस पढ़े हैं, इट इज़ ऑल, ये अगर होंगे तो ये रिट्रेंचमेंट के अंडर में नहीं कवर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है ले ऑफ। ले ऑफ होता है आपका कि आपका जो एम्प्लॉयर हैज़ क्लोज्ड हो गया है या मूव हो गया है बिकॉज ऑफ इनसफिशियंसी ऑफ वर्क। ठीक है, और लेआउट होता है, लेआउट इज अ सिचुएशन वेयर इन देर इज अ प्रोविजनल क्लोजर। तो यहाँ पे प्रोविजनल क्लोजर है, यहाँ पे परमानेंट क्लोजर होता है। ठीक है, तो ये आपको फर्दर हम लोग जब, जैसे रिट्रेंचमेंट हो गया, लेआउट हो गया, ले ऑफ हो गया, ये आपको फर्दर लॉ में जब हम लोग ये टर्म्स यूज़ करेंगे तो आपको ये समझना आसान रहेगा, इसलिए ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई है पहले ही। तो चलिए, नेक्स्ट जो हमारा है रिफॉर्म प्रोविजंस। देखिए, रिफॉर्म प्रोविजंस पे हम लोग पहला जो डिस्कस कर रहे हैं, दी स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लेबर जो 2009 में हमारी आई थी, उसने रिकमेंड किया है दैट द गवर्नमेंट कंसीडर्स अमेंडमेंट्स टू इंक्लूड प्रोविजंस ऑफ प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस देना है किस केस में? एडिक्वेट कॉम्पनसेशन देना है एंड अदर बेनिफिट्स देने हैं रिट्रेंच्ड वर्कर्स को। ठीक है, और बैलेंस वर्कर्स टू बैलेंस द नीड्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। देखिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस का मतलब है कि वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग फर्म है, तो उसके बेसिस पे हमें जो है रिट्रेंच्ड जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बेनिफिट या उनकी सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो कंडीशन बोलता है कि जो हमारी
फर्म्स हैं जो अनवाइबल है, जो लॉस मेकिंग फर्म्स है, उनको लॉस मेकिंग फर्म्स को हम अलाउ कर दें विदाउट परमिशन। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने देखिए थ्रेश होल्ड लिमिट जो है, जो हमारी एनएलसी ने बढ़ा के 100 से 300 वर्कर्स कर दी है। ठीक है, द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रायर परमिशन में बी रिटेन्ड, ये रखी गई है, इसको नहीं निकाला गया, इस क्लॉज को रिमूव नहीं किया गया है, फॉर क्लोजर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विच हैज़ 300 और मोर वर्कर्स। पहले ये क्या था, प्रीवियस लॉ एग्जिस्टिंग में 100 था, तो इसका जो है हमने पैरामीटर बढ़ा दिया है सो दैट जो कुछ छोटी फर्म्स है जिनको एग्जिट करना है वो इजीली अपनी लाइबिलिटी से निकल जाए और अपने फर्म को क्लोज कर सके। तो ये इजी एग्जिट हमने इसमें क्लॉज डाल दिया है, एनसीएल ने आपका रिकमेंड किया है। नेक्स्ट बात करता है कि जो हमारी इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट कंसीडर अ कंट्रीब्यूशन बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। देखिए ये प्रोविडेंट फंड जो होता है उसमें कंट्रीब्यूशन होती है एम्प्लॉयर की और एम्प्लॉय की, तो जब रिट्रेंचमेंट होगी तो उनका जो है उससे टेक केयर किया जाएगा, उस फंड से जो है उनका ध्यान रखा जाएगा, उनकी सैलरीज या दी जाएगी। द बेनिफिट वुड बी पेड पेबल फॉर मोर फॉर 1 ईयर और टिल री एम्प्लॉयमेंट। देखिए 1 साल जो भी, या तो 1 साल तक दिया जाएगा या मान लीजिए 6 महीने में उसको री एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है तो 6 महीने तक ही होगा, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, तो ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफरेंसेस की। देखिए इसमें प्रायर परमिशन की जो बात कर रहे हैं, ये पुराना हमारा लॉ है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, और ये रिकमेंडेशंस हैं हमारी अभी नेशनल जो लेबर कमीशन जो आया था हमारा। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑफ ले ऑफ क्लोजर एंड रिट्रेंचमेंट। देखिए आपकी 100 वर्कर्स वाली फर्म को परमिशन की ज़रूरत है गवर्नमेंट की, अगर फर्म को क्लोज करना है। और जो हमारी न्यू रिकमेंडेशंस है, इसने क्या कहा है, इट डज नॉट रिक्वायर, किस केस में, ले ऑफ और रिट्रेंचमेंट के केस में कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट को। और दूसरा इसके साथ जो है 300 वर्कर्स वाला क्लॉज जो है ऐड कर दिया है कि 100 पहले जो था अब वो 300 रेज करके 300 कर दिया गया है। क्लियरेंस ऑफ ड्यूज, यहाँ पे क्लियरेंस पहले नहीं करने की ज़रूरत थी, बट न्यू क्लॉज के अकॉर्डिंग, न्यू रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको जो ड्यूज हैं वो क्लियर करने पड़ेंगे फर्म्स को। ठीक है, और नोटिस पीरियड पहले 1 मंथ था, अभी ये इंक्रीज करके 2 मंथ कर दिया गया है, क्लोजर का जो नोटिस है। ठीक है, कॉम्पनसेशन, देखिए कॉम्पनसेशन पहले जो था एट द रेट ऑफ 15 डेज फॉर क्लोजर, जो रिट्रेंचमेंट होगी उनको 15 दिन की सैलरी आपको देनी है और 50% ऑफ वेजेस देनी है ले ऑफ के केस में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ की गई है कि जो एंटरप्रेन्योर है या एंटरप्राइजेज है उसको देखा जाएगा पहले कि वो प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। ठीक है, तो अगर वो क्लोज हो रही है एस्टेब्लिशमेंट, मोर देन 100 वर्कर्स है, ठीक है, तो उसको 30 डेज, अगर वो सिक है, मान लीजिए लास्ट 3 ईयर्स से लॉस मेकिंग है, तो उसको 45 डेज, 30 डेज का हमें बेनिफिट देना है, 30 डेज को एम्प्लॉयमेंट को सैलरी देनी है, और इफ़ वो लॉस प्रॉफिट मेकिंग है तो उसको 45 डेज को 45 देना है क्लोजर के केस में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रिट्रेंचमेंट का केस। रिट्रेंचमेंट के केस में अगर एस्टेब्लिशमेंट 100 वर्कर्स और मोर देन दैट है तो 45 डेज का हमने देना है इन केस ऑफ लॉस मेकिंग। ठीक है, इन केस ऑफ सिक एंटरप्राइजेज जो लॉस मेकिंग में है, और 60 जो है प्रॉफिट मेकिंग में है। और अब जो नेक्स्ट है 50% ऑफ द अबव टू बी पेड फॉर एंटरप्राइजेस मोर देन 100 विद 100 और लेस वर्कर्स। अगर ये थे 100 और मोर वर्कर्स का केस और ये है 100 और लेस वर्कर्स का केस, तो उनको 50% ही देना है, 50% ऑफ द अबव। यहाँ 30 है तो यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 45 है तो इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 45 का हाफ हो जाएगा, यहाँ पे 60 का 30 हो जाएगा। तो ये जो है हमारी न्यू रिकमेंडेशंस है। नेक्स्ट जो है 50% ऑफ द वेजेस फॉर ले ऑफ। ठीक है, और गवर्नमेंट अप्रूवल कर दिया है 300 लोगों का इन केस ऑफ ले ऑफ। ठीक है, तो ये था हमारा टेबल, इसको आपने ध्यान से देख लेना है, जो समराइज्ड है बिल्कुल। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन ऑफ द कोड हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि 300 लोगों को हम लोगों का जो वाइड कर दिया है स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है आपका, देखिए ट्रेड यूनियन से रिलेटेड।
ट्रेड यूनियंस के साथ बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी, बहुत लार्ज नंबर्स में ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करती हैं, देयर इज़ नो क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग विच यूनियन कैन फॉर्मली नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट। और उससे क्या होता है कि आपकी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर थी वर्कर्स की वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसका कोई वेट नहीं रह गया था कि क्योंकि एन नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एग्जिस्ट करती है और जो एम्प्लॉयर है वो किसी एक के साथ मैनेजमेंट जो है बात कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट को पता नहीं है कि एक्चुअल में जो ट्रेड यूनियन कौन सी है जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कर्स है, सो दैट उसकी रिकग्निशन की बात की गई है हमारे इस कोड में। तो प्रोविजन जो कोड में बात की गई है कि जिसके पास 51% जो मेंबरशिप होगा वो रिकग्नाइज्ड होगी। अगर इफ़ इन केस 51% नहीं है तो एक क्या चीज़ किया जाएगा, काउंसिल बनाई जाएगी बाय द मेंबर्स, जो सारी ट्रेड यूनियंस है उनकी एक काउंसिल बनाई जाएगी और फिर फर्दर उनके साथ नेगोशिएट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें आउटसाइडर का प्रोविजन जो रखा गया है 33% रखा गया है, मैक्सिमम 5 मेंबर्स। ठीक है, और ये है किसके केस में, ऑर्गेनाइज्ड के केस में, और 50% में भी आउटसाइडर इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो हमारी यूनियंस अनऑर्गेनाइज सेक्टर की होगी तो ये उनके लिए 50% जो होंगे बाहर से होंगे। देखिए, हाउएवर कोड वीकन्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स बाय रिक्वायरिंग 2 वीक्स नोटिस। स्ट्राइक के केस में 2 हफ्ते का नोटिस आपको मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, तो ये एक वीक कर दिया है ट्रेड यूनियन का क्लॉज। नेक्स्ट है आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखिए, जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, लेबर एज अ सब्जेक्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है, और लेजिस्लेचर चाहे स्टेट का है, हमारा पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दोनों इस सब्जेक्ट पे कानून बना सकते हैं। लेकिन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि हमें कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट्स या कोई एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ हैं, चाहे सेंटर की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है या मिनिस्ट्रीज़ फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं, उनके पास पावर्स दे दी गई है कि वो कुछ जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसमें कुछ रूल्स बना सके, एग्जिस्टिंग लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें रूल्स को बनाने की एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है उनके पास, सो दैट एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए और एक्सपीडेंसी मीन्स फास्ट चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो वो कुछ क्लॉजेज हैं लेबर कोड में जो डेलीगेट किया गया है। देखिए, एक तो इंक्रीजेज द थ्रैश होल्ड, अगर मान लीजिए थ्रैश होल्ड को इंक्रीज करना है ले ऑफ के केस में और रिट्रेंचमेंट के केस में, तो वो जो है रूल्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स गवर्नमेंट के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि थ्रैश होल्ड को चेंज किया जा सकता है थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। और आपका एप्लीकेबिलिटी किसके, सोशल सिक्योरिटी जो है वो जो कौन सा जो लेबर है या वर्कफोर्स है सोशल सिक्योरिटी नेट से बाहर रहेगा, कौन सा वर्कफोर्स जो है सोशल सिक्योरिटी जिसको ज़्यादा मिलेगी, फॉर एग्जांपल विमेन है। ठीक है, और तो इनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सोशल सिक्योरिटी के वो भी गवर्नमेंट के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के थ्रू आए हैं। अब जो आपके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, कितनी आपकी क्रचेस होनी चाहिए, कितने एम्प्लॉयमेंट्स अगर होंगी वेमेन की तो वहाँ पे क्रच होना चाहिए, वॉशरूम्स अलग होने चाहिए, मेल फीमेल वॉशरूम्स अलग होने चाहिए। तो इस तरह की जो नॉर्म्स हैं ये आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आती हैं। फॉर एग्जांपल मिनिमम वेजेस जो होंगी, ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर की। देखिए, एक जो ये डाटा दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द लेबर कंप्लायंस and economic considerations have resulted in increased use of कॉन्ट्रैक्ट लेबर। देखिए, हम लोग ये शुरू से बात कर रहे हैं कि जो हमारा लेबर लॉज है वो काफ़ी ज़्यादा, उसको अवॉइड करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर है फर्म्स उसको हायर कर देती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो लागू नहीं होते हैं। और इस चीज़ को, इस लाइबिलिटी को, इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, विच मीन्स कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फर्म बाहर निकलने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर को प्रेफर करती है। ठीक है, जो कि हम लोगों ने एग्जिस्टिंग डाटा के थ्रू देखा गया है कि 2005 और 2017-18 के बीच में 26% से 36% जो है इंक्रीज हो गया है लेबर किसमें, कॉन्ट्रैक्ट लेबर में। और एट द सेम टाइम हमारा जो डायरेक्ट हायर किया जाता था लेबर उसमें 74 से लेके 64 तक फॉल आया है। 10% इंक्रीज हुआ है और 10% फॉल हुआ है। और ये जो इंक्रीज, जो ये चेंजेस हैं, इट कम्स एट द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, क्योंकि हमारा जो सेफ्टी नेट है, सेफ्टी सिक्योरिटी का जो नेट है, सोशल सिक्योरिटी का जो एक क्लॉज है या लेबर लॉज के अंदर, वो उन पे लागू नहीं होता है। सो इसलिए जो है ये वल्नरेबिलिटी किसकी बढ़ाता है, ये वल्नरेबिलिटी बढ़ाता है हमारी लेबर की।
ठीक है। और इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमारा एनसीएल ने जो क्या चीज़ की है, नोटेड दैट द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू एडजस्ट। ये चीज़ एक्नॉलेज की गई है हमारी कमीशन, लेबर कमीशन के द्वारा, कि ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसके पास, फर्म के पास, टू एडजस्ट वर्कफोर्स एंड दी उसकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मीन्स वही बात, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड दी उसकी वर्कफोर्स, उसकी लेबर को एम्प्लॉय करने की कैपेसिटी, ये फ्रीडम जो है ये फर्म के पास रहना चाहिए अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को फर्दर इंक्रीज करना है, ठीक है। बट इट इज़ अ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू केटर दी सोशल सिक्योरिटी के जो क्लॉज है उसको फुलफिल करना, टू एड्रेस द सोशल सिक्योरिटी एंड मेक लॉज टू एड्रेस सच इश्यूज इन द सोसाइटी। तो नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात कर रहे हैं। द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 empowers the government to prohibit employment किस कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन सम केसेस, और वो केसेस हैं जैसे कि एक पेरिनियल नेचर का, कोई पेरिनियल नेचर होता है जो रेगुलरली जो आपका हमेशा चलने वाला काम है, इस तरह के काम में आप जो फर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकता है, ठीक है। द वर्क परफॉर्म बाय द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स इज नेसेसरी फॉर द बिजनेस। अगर वो जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो काम कर रहा है वो नेसेसरी है बिजनेस के लिए, तो इन केसेस में भी जो आपका फर्म है वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को, ठीक है। थर्ड क्लॉज है आपका, अगर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, फॉर एग्जांपल एक सैनिटरी वर्कर है, ये आपने रेगुलर में रखा है और दूसरा सैनिटरी वर्कर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो सिमिलर वर्क अगर हो रहा है तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी अलाउड नहीं है, ठीक है। द एनसीएल रिकमेंडेड अलाउइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर टू बी यूज्ड इन कोर वर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट इफ देयर इज अ स्पॉराडिक सीजनल डिमांड। देखिए जो हमने बात की है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, अगर मान लीजिए यही चीज़ है, ये हमारा किसके में बात की गई है, ये क्लॉजेस किस में है, ये हमारे हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट है 1970 का, ये इसके क्लॉजेस हैं। लेकिन हमारी जो प्रेजेंट रिकमेंडेशंस है उसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और क्या चीज़ डाली गई है इसमें कि भाई फर्म के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फर्म के पास एक फ्रीडम है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर करने का, इफ़ इन केस, कौन से केस में, अगर हमारी सडन स्पाइक हो गई है, सडन इंक्रीज इन डिमांड हो गया है, चाहे वो कोर एरिया ही क्यों ना है, चाहे वो हमारा पेरिनियल हो, चाहे नेसेसरी हो, चाहे वो कोई भी एरिया हो, कोर एरिया की बात की गई है। और इसने कोर और नॉन कोर एरियाज को भी फर्दर डिफाइन किया है कि कौन कौन से होते हैं इसमें, जिसमें कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर कर सकते हैं। तो पहला है, इट ऑल्सो परमिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी सडन इंक्रीज, जो हमने बात की, ऑफ वर्कर इन कोर एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट, एनसीएल ने जो रिकमेंड किया है हमारी प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, उसमें बात करते हैं कि जो रेम्यूनरेशंस है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की वो सेम होगी एज जो रेगुलर वर्कर्स को आप दे रहे हैं, तो उसमें सैलरीज या रेम्यूनरेशंस में कोई वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, इट इंश्योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो आपका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, कॉन्ट्रैक्टर की नहीं बल्कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो आपका फर्म का जो मालिक है उसकी, टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी एंड अदर बेनिफिट्स टू कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, जो हमारे एज इट इज़ जो रेगुलर वर्कर्स को मिल रहे हैं, ठीक है। नॉट हायरिंग वर्कर्स एज अ कैजुअल और टेम्पररी वर्कर्स अगेंस्ट दी परमानेंट पोस्ट, मीन्स कि परमानेंट पोस्ट के लिए आपको, अगर मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल ए टाइप ऑफ वर्क जो है, ए टाइप ऑफ वर्क ये परमानेंट पोस्ट ही करती है हमेशा से, तो इसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो है 2 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते, ला सकते हैं इसमें आप ला सकते हैं बट नॉट मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। मान लीजिए कोई मैनेजर है, जनरल मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर जो है पहले से जो है परमानेंट पोस्ट है ये, लेकिन यहाँ पे आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पे जनरल मैनेजर हायर कर लिया है फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बट दैट शॉर्ट पीरियड शुड नॉट इंक्रीज, मस्ट नॉट इंक्रीज 2 ईयर्स, तो वो आपका गलत हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन में आ जाएगा लॉ के। जो एक्ट है आपका, हैव ऑलवेज रिक्वायर्ड वेज पैरिटी की बात किया है इसने, एक तो बिटवीन द रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंस 2018 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक फिक्स टर्म
एम्प्लॉयमेंट की बात की है कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के का नाम दिया है, जो कि बाउंड होगा कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में उसको हम लोग बाउंड करेंगे जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में होगा। फिक्स टर्म मीन्स फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के अलावा हम लोग क्या बोलेंगे, उसको फिक्स टर्म एम्प्लॉय बोलेंगे, जो न्यू रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग है। और ये किस चीज़ को कैटर करने के लिए, शॉर्ट टर्म स्पाइक इन डिमांड, सीजनल डिमांड्स होगी तो उसको कैटर करने के लिए फर्म के पास फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है, जो हमारा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है या हमारा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय होता, शॉर्ट टर्म जो फिक्स टर्म एम्प्लॉय होता है, उसका अगर मान लीजिए वो मैनेजमेंट के अगेंस्ट कभी खड़ा नहीं होता है। ये चीज़ हमने देखा गया है कि मैनेजमेंट के अगेंस्ट इसलिए खड़ा नहीं होता है क्योंकि उसको डर रहता है कि वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन फ्यूचर कैंसिल ना हो जाए। तो ये एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अब प्रोविजंस ऑफ द कोड जो है, करंटली कॉन्ट्रैक्ट लेबर प्रोविजंस अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स हायरिंग एटलीस्ट 20 वर्कर्स, जो अभी प्रेजेंटली है। अब जो कोड में इसको इंक्रीज कर दिया गया है, वो कर दिया गया है 50 वर्कर्स की, जो 50 वर्कर्स तक लोग काम कर रहे हैं जिस मैनेजमेंट या जिस एस्टेब्लिशमेंट में, उस पर कोड जो है लागू होगा। इट प्रोहिबिट्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन कोर एक्टिविटीज एक्सेप्ट इन circumstances except in certain circumstances which includes as a sudden demand in sudden spike in the demand। ठीक है, तो इट ऑल्सो स्पेसिफाइज अ लिस्ट ऑफ नॉन कोर एक्टिविटीज, जैसे कि सैनिटरी वर्कर्स हो गए, ठीक है, सैनिटेशन वर्क हो गया, सिक्योरिटी वाला हो गया, और इंटरमिटेंट, ये रेगुलर एक शॉर्ट टर्म पीरियड के बाद दोबारा से जॉब की ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की रिपेयर हो गई, मान लीजिए कोई आपकी मेंटेनेंस का वर्क है मशीनरी का, तो इस टाइप का जो वर्क है ये एक इंटरवल, रेगुलर इंटरवल के बाद होता है। तो इस तरह के जो वर्क को क्या किया गया है, नॉन कोर एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाएगा। ये जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटी, ये कॉन्ट्रैक्टर से किस पे शिफ्ट होगी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पे शिफ्ट होगी है, जिसने क्या किया है, प्रिंसिपल, ये ऑटोमेटिक एक एब्जॉर्प्शन हो गई है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की मेन स्ट्रीम वर्क में। ठीक है, तो जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है इंट्रोड्यूसेस प्रोविजन टू एम्प्लॉय फिक्स टर्म लेबर एंड इंक्रीज्ड दी स्कोप ऑफ सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर सिक्योरिटी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आता है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। एनसीएल रिकमेंडेड मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ सर्टिफिकेशन। देखिए सेल्फ सर्टिफिकेशन से हमारा जो है इंस्पेक्टर आज ख़त्म हो जाएगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है सभी के पे लागू नहीं है, कुछ फर्म्स को एग्जम्प्ट किया गया है और कुछ को सेल्फ सर्टिफिकेट देना है। और इसमें एक इंस्पेक्शन करने के बाद जो है बेस्ड ऑन द रूटीन सब एक रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, किसके द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, फिर जो रूटीन इंस्पेक्शन में भी रिटेन्ड कहाँ पे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये इसलिए ज़रूरत है क्योंकि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कुछ एग्जम्पशंस हैं, लेकिन यहाँ पे रूटीन जो है इंस्पेक्शन रखी गई है। और टू मेक द इन्फोर्समेंट मशीनरी अकाउंटेबल, एटलीस्ट 10% जो चेक्स हैं वो सुपीरियर ऑफिसर्स के द्वारा किए जाएंगे, सो दैट उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए। आईएलओ की कन्वेंशन नंबर 81 है, विच एम्फेसाइजेस ऑन द लेबर इंस्पेक्शन। इसमें क्या चीज़ किया गया है कि विदाउट परमिशन, राइट टू एंटर प्रेमिसेस फ्रीली विदाउट प्रायर नोटिस, किसकी, जो आपका लेबर लॉ इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, ये इंस्पेक्टर्स की राइट्स बताया गया है कि विदाउट प्रायर नोटिस जो है वो किसी भी प्रेमिसेस में इंस्पेक्शन के लिए एंटर कर सकता है, एंड इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी टू इट। नेक्स्ट जो बात की गई है, जो एनसीएल रिकमेंडेड एक्सटेंडिंग इट्स एप्लीकेशन टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि जो हमारे कोड्स हैं वो फर्म ए पे लागू होंगे या टाइप ए पे लागू होंगे, टाइप बी पे लागू नहीं होंगे। देखिए इसमें सभी के लिए, ये सभी फर्म्स पे लागू होंगे, सो दैट हमारी सिंप्लीफिकेशन रहे, कि सिंप्लिसिटी रहे, कि किसी को कन्फ्यूजन ना हो कि किसको रिपोर्ट सबमिट करना है, किसको रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें कही गई है कि सभी को आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं और रिटर्न करनी है
जो मेंटेन करके फाइल जो आपको बनानी है अंडर द डिफरेंट लॉज, इसलिए आपको सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है इसका कानून का। जो आपके फर्दर ऑफेंसेस होते हैं टेक्निकल या टेक्निकल नेचर के, फॉर एग्जांपल कोई किसी का कोई फर्म जो है फेल हो जाती है या मैनेजमेंट फेल हो जाती है रिकॉर्ड मेंटेन करने में, तो इस तरह के जो फाइन्स हैं वो या तो कंपाउंडिंग नेचर के होते हैं जिनको सेटलमेंट बोलते हैं, जिनको सेटल किया जाता है इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। उसमें पनिशमेंट्स नहीं होगी। कंपाउंडिंग नेचर होता है कि फाइन करके छोड़ दिया, वार्निंग दे के छोड़ दिया, अंडरटेकिंग लेके छोड़ दिया, एप्लीकेशन या अपॉलॉजी लेके छोड़ दिया। तो इस तरह के नेचर जो है कंपाउंडिंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ फिर आपका नेक्स्ट जो आता है स्ट्रेंथनिंग पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। जो एनसीएल है इसने रिकमेंड किया है लेबर कोर्ट्स और लोक अदालत्स को, एंड लेबर रिलेशन कमीशन, लेबर रिलेशंस कमीशन जो है एज अ इंटीग्रेटेड एडजुडिकेटरी सिस्टम इन दी ऑल लेबर मैटर। जो हमारे लेबर मैटर्स हैं इस इन केस में LRC जो होगा वो एक एपलेट बॉडी के तौर पे काम करेगा, ठीक है। जिसमें कि कौन कौन होंगे मेंबर्स, इट विल बी हेडेड बाय अ जज और अ लॉयर क्वालिफाइड टू बी अ जज। या तो वो जज हो या क्वालिफाइड टू बी, जो क्वालिफिकेशन होती है जज की वो उनके पास होनी चाहिए। एंड इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, इकोनॉमिस्ट्स एज मेंबर्स। और इनके साथ फर्दर जो होंगे ये इन टाइप के मेंबर्स भी इस एपलेट बॉडी में होंगे। किसमें, आपकी LRC क्या है, लेबर रिलेशंस कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जो CAG है, CAG नोटेड दैट दी इफेक्टिवनेस ऑफ एडजुडिकेटरी जो प्रोसेस है वॉज डाइल्यूटेड बाय वेरियस फैक्टर्स। उसमें से पहला जो है, जो हमारी गवर्नमेंट है रेफर नहीं करती है लेबर डिस्प्यूट्स को एडजुडिकेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी कुछ मेट्रो सिटीज़ में देखा गया है कि 35 to 57 केसेस जो लेबर कोर्ट्स में गए थे वो 2006 से लेके पेंडिंग पड़े, 2001 से लेके 2006 के बीच में पेंडिंग पड़े हुए हैं। और डिलेज जो फर्दर आते हैं, पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट अवार्ड, जो हमारे पब्लिश पहले अवार्ड्स होते हैं फिर वो गैजेट में पब्लिश होते हैं। तो डिलेज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड्स, पहले तो वो देखिए पब्लिश ही नहीं होते हैं, पब्लिश होने के बाद वो फिर इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा डिलेज है। तो ये जो प्रोसेस है ये ईज़ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम सा प्रोसेस है। तो इनकी वजह से CAG ने जब इसको ऑडिट किया तो इसमें ये फ्लॉज निकले और इनको फर्दर जो है अमेंड किया गया, मीन्स चेंज किया गया। तो जो NCL और CAG ने फर्दर रिकमेंडेशंस दी इनको चेंजेस करने के लिए, उसमें पहला जो है इट शुड बी डिसाइडेड विद इन 3 हियरिंग्स। देखिए 3 हियरिंग में इसको आपने डिसाइड, गवर्नमेंट को बोला है कि डिसाइड कर देना है, ठीक है। जो अवार्ड है शुड बिकम एनफोर्सेबल विदाउट वेटिंग फॉर दी पब्लिकेशन, उसकी पब्लिकेशन या उसको गजट में प्रिंट होने का वेट ना करके उस पर फर्दर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन कर दिया जाए। द मैकेनिज्म ऑफ टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अवार्ड शुड बी सेटअप इन बोथ सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। और एक लास्ट जो रिकमेंडेशन दी है कि जो हमारा इंस्पेक्टर है ओनली जो डिस्प्यूट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम होती है तो वो इंस्पेक्टर के द्वारा ही फाइल की जाती है। इसके अलावा जो हमारी NCL है इसने रिकमेंड किया है कि एग्रीव्ड जो पर्सन है वो भी सीधा कंप्लेंट्स को फाइल कर सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हम लोग ये सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे और हम कुछ लेबर कोड्स को इंडिविजुअली जो हमारे 4 लेबर कोड्स हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।